हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं टॉक्स विद विवेक रंडिया। आज का प्रोग्राम थोड़ा स्पेशल होने वाला है। जी हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे युवा नेता से जो 2006 में एबीवीपी से जुड़े और उसके बाद अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में है। कैसा रहा उनका सफ़र, युवाओं को पॉलिटिक्स ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या क्या चैलेंजेस हैं पॉलिटिक्स में और युवाओं के लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं पॉलिटिक्स में, और उसके साथ क्या फ्यूचर स्कोप है। और सच्चाई के साथ जो हमारे युवा नेता हैं उन्होंने हर चीज़ बताई और आप समझेंगे कि पॉलिटिशियन की लाइफ बहुत सिंपल नहीं होती। जय श्री राम भैया, पहले तो आपका स्वागत है टॉक्स विद विवेक रनियाल। जय श्री राम देव जी, धन्यवाद, थैंक यू। कैसे हैं आप? बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया भैया। मेरे को आपको पॉडकास्ट में लाने का एक ही क्वेश्चन था। मैंने आपको 2006 से पॉलिटिक्स में देखा है, जब आप यंग थे और आप एबीवीपी में थे, और अभी आफ्टर 16 to 18 ईयर्स आप अभी बीजेपी में काम कर रहे हैं। आपको क्या मोटिवेट करा आज के पेरेंट्स डॉक्टर, इंजीनियर या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट बनाने को मोटिवेट करते हैं? पॉलिटिक्स क्यों चूज किया आपने? देखिए विवेक जी, सबसे पहले मैं एक बार पुनः आपका धन्यवाद करता हूँ। और एज सच कोई मोटो नहीं था कि पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में आना है। और ना ही पेरेंट्स की तरफ से ऐसा कुछ था कि आप पॉलिटिक्स में जाइए। कॉलेज में आए, 2006 में कॉलेज ज्वाइन किया और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हर बंदे के अंदर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रहता है। किसी का आर्ट में रहता है, किसी का गेम्स में रहता है, किसी का और किसी फील्ड में आर्ट रहता है। लेकिन हमारा जो स्टार्टिंग से एक मन था, आप कह लीजिए कि जीन्स, व्यक्ति के जीन्स। क्योंकि चाहे मेरे मदर की साइड से देख लीजिए, फादर की साइड से देख लीजिए, सब लोग कहीं ना कहीं जो, चाहे आजादी की जंग कह लो, जो उसके बाद जितने भी मेजर्स कोई इवेंट हुए हैं, सब में पार्ट रहे हैं मेरे दादाजी कह लीजिए, नाना जी कह लीजिए, उसके बाद फादर, उसके बाद मदर। तो एक जीन्स की भी कहीं ना कहीं मैटर करते हैं। तो वही कॉलेज में ज्वाइन किया, एज ए एबीवीपी जुड़े कॉलेज में ज्वाइन किया। कभी कुछ कॉलेज में गलत हो रहा था स्टूडेंट्स के साथ, या कुछ सोसाइटी में गलत हो रहा था, तो उसके लिए एक आवाज उठाते थे। और एक सोशल प्लेटफॉर्म था हमारे पास। तो कुछ उस समय तो ऐसा नहीं सोचा था कि एक्टिव पॉलिटिक्स में कभी हम इन्वॉल्व होंगे। वो जस्ट कॉलेज तक था कि कॉलेज में जाएंगे, कुछ बच्चों की कोई इश्यूज है, कॉलेज में कई इश्यू आते हैं बच्चों को, उन इश्यूज को हम हाईलाइट करते थे एडमिनिस्ट्रेशन के सामने और कोशिश करते कि बच्चों की वो इश्यू रिजॉल्व हो। तो वही करते 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 एक कोई मेरा मन नहीं था कि, बट एक प्लेटफॉर्म बन गया। उसके बाद ट्रैक जब बनता है तो बनते बनते बनता है कि अभी तक यहाँ 2018 में, उसके बाद एबीवीपी से फ्री होने के बाद कॉर्पोरेटर के चुनाव लड़े, वो भी चुनाव जीते। उसके बाद अभी भी पार्टी की एक्टिव जिम्मेवारी पे बैठे हुए हैं। तो कोई ऐसा ट्रैक नहीं था, बट जब कारवां बनता है, चलते चलते इंसान चलते जाता है। बीइंग यूथ जिसका एक्टिव पॉलिटिक्स में तो कोई आपका बैकग्राउंड नहीं है, कोई आपका गॉडफादर नहीं है जो आपको सपोर्ट कर सके, अकेले चले आप, तो क्या मुश्किलें आई? मैं आपसे ये प्रश्न इसलिए पूछ रहा हूँ, ये यूथ मेरी तरह या बहुत सारे यंगस्टर्स हैं जो कल को पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, तो उनको समझ आए कि क्या चुनौतियां आ सकती हैं। देखिए, जैसा कि आपने कहा कि कोई गॉड फादर, तो गॉड फादर सबसे बड़ा ही, सबसे बड़ा गॉड फादर है गॉड, भगवान। उससे बड़ा एग्जैक्टली। गॉड नहीं है। वो आपको ही हाथ पकड़ के एक राह दिखाता है कि आपने इस राह पे चलना है, और वो ऑटोमेटिकली आपकी राह बन जाती है। तो रही चुनौतियों की बात, चुनौती तो हर एक फील्ड में है। आप कहीं भी लगा लिए, चाहे आप किसी प्रोफेशनल स्ट्रीम स्ट्रीम में जाते हैं, जहाँ आप कहीं किसी भी फील्ड में लगा लीजिए, तो चुनौती हर जगह है। आज की डेट में चुनौतियों के बिना कोई काम नहीं आता। तो हमें भी बड़ी सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। फादर भी हमारे एक अपनी दुकान चलाते हैं, तो इतना कोई फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं है। बट उस टाइम घर वालों की तरफ से भी ये रहता था कि भाई क्या कर रहा है, पढ़ाई कर,
जहाँ कोई नौकरी कर, जहाँ कोई जॉब कर, जहाँ कोई दुकान पे बैठ जाए अपनी। तो उनका भी जो उस समय उनका कंसर्न था वो बिल्कुल सही था, क्योंकि वो उनको भी लगता था कि शायद कहीं ना कहीं ये अपना फ्यूचर खराब कर रहा है। तो उस समय कुछ ऐसा ऐसा सोचा नहीं था। तो ये भी एक चुनौती रही कि हमारे रिलेटिव्स कभी ताने मारते थे कि वे क्या इधर उधर घूमते रहता है, नारे लगाते रहता है, क्या करता है, फोन करके घर पेरेंट्स के साथ शिकायत करते हैं, इसको समझाओ, ये क्या इधर उधर घूमते रहता है, नारे लगाते रहता है, कभी धरना दे रहा है, कभी प्रोटेस्ट कर रहा है, इसको समझाओ। ऐसा सच वो भी एक फेस मेरे लिए काफी डिफिकल्ट था। और उसके साथ साथ काम भी करना बड़ा जरूरी था कि अपना फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी लानी है, परिवार को भी चलाना है। वो भी एक पार्ट मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। तो उसके साथ साथ कॉलेज के साथ साथ जैसे कॉलेज मेरा आउट हुआ, उसके साथ साथ मैंने काम भी शुरू कर दिया, प्राइवेट पार्ट टाइम बिजनेस, कोई ना कोई छोटा मोटा काम, कोई जॉब वगैरह, ये भी साइड बाय साइड में करता रहा। तो उसके बाद जब हम एक्टिव पॉलिटिक्स में आए, तो चुनौतियां रहती हैं कि आप हर व्यक्ति की इच्छा पूरी नहीं कर सकते। हर लोगों की अपने अपने लेवल पे, हर एक व्यक्ति की अपनी अपनी एक्सपेक्टेशन होती है। तो आप बीइंग ए आप लीडर कह लीजिए, बीइंग ए सोशल वर्कर कह लीजिए, बीइंग ए सोशल एक्टिविस्ट कह लीजिए, आप हर एक व्यक्ति की हर एक तमन्ना पूरी नहीं कर सकते। हर कोई अपना बेस्ट देता है। हमें फिर तो पता है इस फील्ड में हमें कई बार कई कई बार झूठ भी बोलना पड़ता है, क्योंकि लोग वही सुनेंगे जो लोगों को सूद करेगा, कि ये मेरे को सूदिंग है, ये मेरे को ठीक है, मैं वही सुनना चाहता हूँ। अगर हम कई बार ऐसे सच बोल देते हैं, वो माइंड कर लेते हैं, तो कहने का मतलब है कि ये कई बार लोगों को झूठ नहीं बोलते, मीन्स की कई बार हमारे हाथ में सब चीजें नहीं होती। मान लो किसी के रोड का काम है, किसी के गली का काम है, कोई और काम है, तो हर समय हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन लोगों को हम ये जरूर कहते हैं कि भाई ठीक है, आपका काम हो जाएगा। तो एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है। आप अपनी पर्सनल लाइफ ही आपकी काफी सारी आपके एक स्ट्रिक्ट हो जाती है, एक दायरे में आप सीमित रहते हैं। और उसके बाद कहीं ना कहीं लोग परिवार से ज्यादा आपको लोगों को समय देना पड़ता है, कि जिन लोगों ने आपको चुना है, जिन लोगों ने आप पे भरोसा जताया है, उन लोगों के लिए ज्यादा करना पड़ता है। तो कुल मिलाकर चुनौती तो इसमें है, ऐसी बात नहीं चुनौती नहीं है, लेकिन ये है कि आप किसी भी चीज को पैशन लेके करो। क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया तो मेरा कोई ये नहीं था कि मैं कभी पार्षद बनूंगा, या कभी आने वाले समय में एमएलए बनेंगे, या कभी कुछ बनूंगा। मेरा था कि चलते जाओ, चलते जाओ, आप रास्ते पे चलते जाओ, मंजिलें खुद मिलेंगी। यदि आप मंजिल सोच के राह पकड़ोगे तो वो पॉसिबल नहीं होगा। यदि आप सोचो कि मेरा ये गोल है, इस गोल को अचीव करने के लिए मैंने रास्ता पकड़ना है, वो मेरे ख्याल से वो सक्सेसफुल बंदा नहीं हो पाता। लेकिन आप ये यदि ये सोचेंगे कि मैंने इस राह पे चलना है, इस रास्ते पे चलना है, जो भी चुनौतियां आएंगी या जो भी सफलता आएंगी, मैंने उसको एक्सेप्ट करना है। तो माइलस्टोन, आप कहीं भी जाते हैं तो आपको पता रोड साइड माइलस्टोन लगे होते हैं, आप चलते जाते हैं, माइलस्टोन अचीव हो जाते हैं। तो बस वही, आप चलते एग्जैक्टली। जाइए, अपने जो विचार है वो पॉजिटिव रखिए, लोगों के प्रति अपने पॉजिटिव विचार रखिए, अपने काम के प्रति आप पॉजिटिव रहिए। बस ये सबसे बड़ा इस राजनीति में अपना करेक्टर साफ रखना, अपने करेक्टर को, अपनी छवि साफ रखना, ये इसको मेंटेन करना, ये सबसे बड़ी बात है कि अपनी आप पर्सनैलिटी को किस तरह से मेंटेन रखते हैं, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। भैया कभी ऐसा नहीं आया कि घर वालों का आप छोड़ दे, बहुत हो गया, मतलब कभी कभी आता है डिजास्टर आता है, अब करना ही नहीं है तूने, तो कभी ऐसा पड़ाव नहीं है और कभी आपको नहीं लगा मैं छोड़ देता हूँ, बहुत हो बड़ी गया? बड़ी बार आया है, ऐसा नहीं, बहुत बार आया है, विशेषकर कॉलेज के बाद। तो जब काम करने का टाइम था, यूनिवर्सिटी भी मन था ज्वाइन करने का, कि यूनिवर्सिटी आई है, रेगुलर स्टूडेंट ज्वाइन करना है, एमबीए के लिए करना है। बट उस टाइम भी फाइनेंशियल कुछ इशू थे, नहीं कर पाया। लेकिन फिर डिस्टेंस मोड से एमबीए किया। उसके बाद फिर मास्टर्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किया। तो वो भी था कि पढ़ना भी है, लेकिन घर का एक काम भी चलाना है। तो घर वालों की तरफ से काफी बार डांट भी पड़ती थी, लेकिन फिर भी मेरे घर वाले, मेरे मम्मा मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट किया। क्योंकि उनको भी कई बार कुछ रिलेटिव्स या कुछ उनके जानकार फोन कर देते थे, बताते थे कि भैया लड़का वहां घूम रहा है, इसको समझाओ, ये अपना फ्यूचर खराब कर लेगा। तो कई बार डांट पड़ती थी, लेकिन एनी हाउ आपके घर वाले आपके साथ हैं, वो समझते हैं, तो आपके लिए वही काफी है। तो मेरे पेरेंट्स ने मेरे को काफी सपोर्ट किया। उसके बाद शादी हुई, शादी के बाद मेरी वाइफ ने भी काफी सपोर्ट किया। उनकी तरफ से भी ऐसा कभी ऐसा नहीं रहा कि आप फैमिली को कम टाइम दे पाते हो। क्योंकि अब फैमिली मेरी सिर्फ 4-5 लोग नहीं, अब पूरा जो ये कठुआ है वो मेरा परिवार है, पूरा जम्मू कश्मीर, पूरा भारत मेरा परिवार है। इनके लिए भी सोचना मेरा काम बनता है।
भैया एक बीइंग अ यंगस्टर, अभी सभी देश में एक आवाज चल रही है कि युवा आगे आए, देश को संभालें, आगे बढ़े। आप वन ऑफ द यंग कॉर्पोरेटर रहे कठुआ के, तो आपको क्या लगता है कि आपने क्या चेंजेस लाए जो पहले कुछ सालों से नहीं हो रहे थे कठुआ में? देखिए विवेक जी, चेंजेस एक प्रयास हम कर सकते हैं, लेकिन हम कहेंगे कि 3 4 5 साल में हम कौन चेंजेस लाएं, बड़े चेंजेस हम ला नहीं सकते। क्योंकि जो हमारा फील्ड था बड़ा डिफिकल्ट फील्ड था। क्योंकि अगर पॉलिटिक्स की बात हो ही रही है तो एक 10 साल का गैप रह गया था कि 2006 7 में लास्ट जो चुनाव हुए थे म्यूनिसपैलिटी के, वो चुनाव हुए थे। उसके बाद 10 साल का एक बड़ा टेन्यूर बन गया, गैप बढ़ गया कि लोगों के कुछ काम है वो रह गए हैं। लेकिन हमने प्रयास किया कि लोगों के काम है मैक्सिमम काम, और हमने सबसे बड़ी प्रयास किया कि अपने वार्ड्स को स्वच्छ रखने का प्रयास किया कि जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का इनिशिएटिव है स्वच्छ भारत मिशन, उसको लेकर हमने प्रयास किया कि अपने वार्ड से शुरू करें वो स्वच्छता अभियान। उसके बाद अपने एरिया में कुछ डेवलपमेंट इश्यूज हैं उसको रिजॉल्व करने का कोशिश करें। तो कुल मिलाकर चेंजेस तो मैं ज्यादा नहीं कह सकता कि मैं एक चेंजेस लाई है, लेकिन हमने प्रयास जरूर किया है। और उस प्रयास का नतीजा है वो आने वाले समय में लोगों को मिलेगा। और होप्स हो कि यही है कि हमने जो काम किया है और जो आगे काम करेंगे वो कहीं ना कहीं जो एक पुराना एक तंत्र चलते आ रहा था उसको चेंज करने का काम हम जरूर करेंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने भी ये चीज कही है कि यदि कोई समाज में चेंज ला सकता है, समाज का उत्थान का काम जहाँ बदलाव का कार्य वो हमेशा यूथ करता है। तो हमने भी प्रयास किया सब लोगों की सपोर्ट से कि हम भी कुछ अलग करने का प्रयास करें, और सफल भी उसमें हुए और प्रयास करेंगे, आगे भी काम करते रहेंगे। मुझे याद है भैया, जब आपको हम कॉलेज में थे तो आप हर बार यूथ के साथ आगे आए हैं, हमेशा के साथ। यूथ को कोई भी दिक्कत हो, एवीपी या आपके जो संगठन के लोग थे, आप उनके साथ कोलैबोरेशन करके हमेशा आगे आए। लेकिन यूथ का पॉलिटिक्स में क्या अपॉर्चुनिटीज हैं? आप एक एग्जाम्पल हैं, आपके साथ बहुत अभी जम्मू कश्मीर के यंगस्टर्स आगे आ रहे हैं। पर जो आगे आने वाले यूथ हैं जो कह रहे हैं कि जैसे मैंने बीटेक कर ली, मैंने एमटेक कर ली, या मैंने कुछ हायर डिग्री कर ली, मैं पॉलिटिक्स में क्यों आऊं? देखिए अगर हम अपॉर्चुनिटीज की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज दो तरह की होती है। अगर हम सोच लें कि फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी हमारे मिलेगी तो वो जीरो है यहाँ पे। और आप सोचेंगे कि आपके अपने देश के लिए कुछ करने का, अपने सोसाइटी के लिए कुछ करने की अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी, तो वो यहाँ पे 1% यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप सोसाइटी के लिए, अपने अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जिसकी वजह से हम आज इस सांस ले रहे हैं, जहाँ रह रहे हैं, जहाँ बातचीत कर रहे हैं। हमारा समाज ही, हमारी सोसाइटी, हमारा देश ही, हमारी जो पहचान वो हमारी कंट्री है, हमारा देश है, हमारा वार्ड है, हमारा एरिया है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटी हमें देखनी पड़ेगी। और उसके साथ साथ ये कोई आज की डेट में तो मैं कहूंगा पॉलिटिक्स 24/7 वाला काम है। ये कोई इट्स अ पार्ट टाइम सर्विस। काम नहीं रहा। इट्स अ सर्विस, और इट्स काम नॉट भी अ नहीं, जॉब। हाँ, हाँ, काम भी नहीं रहा है, ये सर्विस है, आपको लोगों को सेवाएं देनी है। तो हम भी पब्लिक सर्वेंट हैं जो लोगों के लिए काम कर रहे हैं। और मैं कहूंगा कि यूथ को आगे आना चाहिए। यदि हम बात करते हैं चेंज की, हर एक प्लेटफॉर्म पे मैंने देखा कि बड़े सारे यूथ बड़ी जोर शोर से आवाज उठाते हैं, वी वांट चेंज, वी वांट चेंज, वी वांट चेंज। लेकिन सब कहते हैं कि बगल से तुम पैदा हो, लेकिन अपने घर में कोई पैदा ना हो ये नहीं चाहता। इसलिए एग्जैक्टली। ये एक इनिशिएटिव है जो हमें लेना पड़ेगा। हम चाहते हैं सोसाइटी में चेंज, हर कोई चाहता है कि हम सोसाइटी में चेंज लाएं, हम देश में कुछ चेंज लाएं। लेकिन उस चेंज लाने के लिए कौन फर्स्ट स्टेप लेगा, ये कोई स्टेप नहीं लेता, कोई है अपना ना। घर तो जलाना नहीं ये, चाहता। हाँ, अपना घर चलाना नहीं चाहता, अपना टाइम कोई भी हम्म। पब्लिक को देना नहीं चाहता। मैं कहता हूँ आज के यूथ को सोशल एक्टिविज्म में एक्टिव होना चाहिए। क्योंकि अगर हमारा देश है, हम केवल और केवल अपनी कॉलेज तक सीमित रहेंगे, अपनी बुक्स तक सीमित रहेंगे, अपने स्कूल तक सीमित रहेंगे, तो हम चेंज की बात, फिर हमें चेंज की बात नहीं करनी चाहिए। यदि हम चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज सबसे पहले अपने घर से, अपने सोसाइटी से, अपने परिवार से आएंगे। देन हम कहीं बाहर चेंज की बात कर सकते हैं। तो इसलिए मेरा एग्जैक्टली। स्पेशली जो मेरे दोस्त हैं, इंटरेस्टेड हैं, जो सोशल सर्विस करना चाहते हैं, सबसे पहले तो ये क्लियर माइंड रहना चाहिए कि हम पॉलिटिक्स में कोई एक एम लेके नहीं आ सकते कि मैंने एमएलए लड़ना है, इलेक्शन लड़ने हैं,
तो ही मैं पॉलिटिक्स में आ सकता हूँ। लेकिन यदि आप ये सोच के आएंगे कि भाई मैंने सोशल सर्विस करनी है, उस सोशल सर्विस को करते करते आप एमएलए भी बनोगे, आप पार्षद भी बनोगे, आप एमपी भी बनोगे, आप उसके ऊपर भी जाओगे, वो एक अलग विजन है। वो एक आपका काम है, आपका एक हार्ड वर्क है जो आपको पे करेगा। लेकिन आप यदि एक पर्टिकुलर गोल सेट करके आएंगे यहाँ पे, तो वो यहाँ पे नहीं चलता। यहाँ पे चलते जाओ, समय देते जाओ। इसलिए जो आपका प्रश्न है कि यूथ को बड़ी सारी अपॉर्चुनिटी है, ये, और आप करिए ना, सोशल सोशल एक्टिविटीज करिए, उसके साथ साथ अपना काम भी करिए आप। जरूरी नहीं है कि पॉलिटिक्स के माध्यम से आप चेंज ला सकते हैं, आप अपने घर से भी चेंज ला सकते हैं। छोटे छोटे एक्ट है, वो एक बड़ा इवेंट बन सकता है। आप देखिए कि देश के प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले खुद झाड़ू लेकर एक मैसेज दिया, और आज एक मास वो कैंपेन बन चुकी है। और उस कैंपेन का फायदा शायद हमें ना हो, हम कम सीखे, लेकिन आज एक आप बात नोट करिए, जब भी आप अपने बच्चे के साथ कहीं बाहर जा रहे होंगे, या कोई छोटा बच्चा देखेंगे देखेंगे यदि आप रैपर फेंकोगे या कुछ बाहर फेंकोगे, वो बच्चा आपको जरूर बोलेगा कि आप ये मत करो। एग्जैक्टली दैट्स इट पार्ट ऑफ एग्जैक्टली। चेंज। वो एक वो मिशन बन चुका चेंज है। का पार्ट है। जी। वो एक पार्ट है चेंज का। एक लंबी, एक है ना, मोदी जी ने वहां 2014 में बोला, उसका इफेक्ट हम हमारी जनरेशन में कम हो रहा है। लेकिन जो बच्चे हैं वो इस चीज को फॉलो करेंगे कि पापा ये रैपर गाड़ी से बाहर मत फेंको, पापा ये रोड पे मत फेंको, दैट इज चेंज। क्या आपके साथ तो कुछ चेंज ऐसा आने में, एक्सपीरियंस हो रखा है? क्या आपके साथ कुछ हाँ ऐसा बड़ी बार एक्सपीरियंस हुआ हो है। रखा है? ओके। बड़ी बार हुआ है, कई बार गलती से कोई नैपकिन लिया तो बाहर फेंक दिया, तो बेटा मेरा जल्दी से बोल देता है, पापा डोंट डू दैट, इसको वैसे मत करो, ओके। अपने शहर को स्वच्छ रखना है, साफ रखना है। वाह। तो फिर वो हमें फील होती है, नहीं यार बच्चा को सीख रहा है, तो वही हमें भी इस चीज को स्ट्रिक्ट रहना है। तो वही है ओके। कि बच्चे ही चेंज ला सकते हैं, यूथ ही चेंज ला सकता है। तो हम यूथ को आगे आना चाहिए। सोशल एक्टिविटी जो भी लगता है कि समाज में कुछ गलत हो रहा है, कुछ अनजस्टिफाई हो रहा है, अनजस्टिस हो रहा है लोगों के साथ, यूथ के साथ, तो आपको बोलना चाहिए। आपको नहीं बोलोगे तो कोई बाहर से नहीं बोलेगा। आपको अपनी आवाज खुद बनना पड़ेगा, अपने लिए खुद लड़ना पड़ेगा, अपनी सोसाइटी के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो आपको आगे आना पड़ेगा। यूथ में क्या स्किल्स चाहिए और क्या स्किल्स डेवलप करने की जरूरत है अगर किसी को एक्टिव या इनएक्टिव पॉलिटिक्स में आना है या सोशल वर्क करना है? देखिए, यहाँ कोई एक पर्टिकुलर कोई डिफाइंड स्किल नहीं चाहिए आपको। आपको वही है कि आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए, जैसे बुक बाम जिसको बोलते हैं, किताबी कीड़ा। या आपकी आपके अंदर सोशलिज्म का कीड़ा होना चाहिए, सोशल वर्क करने का कीड़ा होना चाहिए। बस वही इसमें एक चीज जो आपके अंदर स्किल होना चाहिए। उसके बाद आप चलते जाओगे, आपको सब स्किल आते जाएंगे। आप सीख के जाओगे कि एक क्लास अटेंड करोगे कि मैंने पॉलिटिक्स में जाना, पॉलिटिक्स की पहले मैं क्लास अटेंड करूंगा, बुक पढ़ूंगा, तो वो नहीं बनेगी बात। यहाँ पे है कि आपके अंदर एक कीड़ा होना चाहिए, जज्बा होना चाहिए, जोश होना चाहिए कि मैं चेंज, आई विल बी पार्ट ऑफ चेंज, मेरे को एक चेंज का पार्ट बनना है। वो आपके अंदर वही जज्बा होना चाहिए। दैट्स इट, वो काफी है आपके एक चेंज लाने के लिए, वही स्किल यहाँ पे चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता आपके अंदर स्पोकन स्किल भी आपके अंदर डेवलप होते जाएंगे। आपकी पर्सनैलिटी भी यहाँ पे ग्रो होने जाएगी। आपका स्टेज फियर काफी लोगों को रहता है, मीडिया फियर काफी रहता है। वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें खत्म हो जाएंगी। बस आपके अंदर यही है कि सोसाइटी के लिए, समाज के लिए कुछ करने का आपके अंदर जज्बा होना चाहिए। ये सबसे आप बड़ा स्टेप है, फर्स्ट स्टेप आप इसमें। एक कदम चलिए, बाकी आपको सिखा लेते हैं कि कैसे चलना है। बिल्कुल, जी। समय सबसे बड़ा बलवान है, समय सबको सिखा देता है। भैया आपको क्या लगता है फ्यूचर चैलेंजेस क्या रहने वाले हैं पॉलिटिक्स में यूथ के लिए? मेरे ख्याल से कोई चैलेंजेस तो कुछ नहीं है। देखिए, जब आपने कुछ सोच लिया, मैंने उसको करना है, उसको मैंने उस चीज को अचीव करना है, तो मेरे ख्याल से चैलेंज तो हर एक चीज में आते हैं। तो कोई पर्टिकुलर चैलेंज यहाँ पे नहीं है, क्योंकि ये एक डिफाइंड लाइन नहीं है। जैसे आप एमबीए कर रहे हो, वो डिफाइंड है। आपने डॉक्टरेट करनी है, वो डिफाइंड है। आपने एमबीबीएस करनी है, डिफाइंड है। आपने आर्मी में जाना है, डिफेंस में जाना है, नेवी में जाना, वो डिफाइंड है। लेकिन पॉलिटिकल जो एक लाइन है, वो डिफाइंड नहीं है। इसमें अप एंड डाउन रहते हैं। आपको आप सक्सेस भी होते हो, आप फेलियर भी, यहाँ पे आपको पार्ट ऑफ फेलियर बनना पड़ता है। तो अप एंड डाउन रहते हैं। बस आपके अंदर ये है कि आपका जो जज्बा है, आपके अंदर जो एक मोटिवेशन, डेडिकेशन है, वो कम नहीं होनी चाहिए। आपका जो विचार है, आपकी जो सोच है, देखिए ये पॉलिटिक्स है विचारधारा की लड़ाई। यदि आपकी विचारधारा पॉजिटिव है, आपके विचार पॉजिटिव है,
तो आप कोई भी चैलेंज को यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो। बाकी यहाँ भी प्रतिद्वंद्वी हर एक फील्ड में है, यहाँ भी आपके पॉलिटिकल जो आपके प्रतिद्वंदी है वो यहाँ पे मिलेंगे, अपने ही फील्ड में मिलेंगे। लेकिन आपको यह है कि आपको अपना बेस्ट कैसे देना, आपको बेस्ट बन के रहना है। देखिए जो भी यहाँ पे बेस्ट होगा वही ये परफॉर्म करेगा, जो बेस्ट नहीं होगा, मुझे पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ, जो बेस्ट नहीं होगा वो कहीं ना कहीं उसको अपॉर्चुनिटी कम मिलेगी। दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। बस ये है कि आप सोशल वर्क के माध्यम से आप लोगों की सेवा सेवा भाव से कार्य करोगे तो सब फल मिलेगा आपको। मतलब आप लोगों को जीतो, आप ऑटोमेटिकली जीत जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लोगों का दिल जीतना है, बाकी तो लोग पलकों में बिठा लेते हैं। भैया नॉलेज और विजन कितने इंपॉर्टेंट है पॉलिटिक्स में? देखिए नॉलेज तो सबसे बड़ी चीज है। आपके पास तथ्य होने चाहिए, आपके पास नॉलेज होनी चाहिए। आप जिस कोई इश्यू आता है उस इश्यू पे बात करेंगे तो आपके पास फिगर एंड फैक्ट्स होने चाहिए। आपको पढ़ा होना चाहिए कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ, उसके तथ्य क्या हैं। क्योंकि हम देखते हैं कि कई बार हमसे भी गलती हो जाती है कि सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट चल रही है, चाहे वो पोस्ट पता नहीं कि पाकिस्तान से है या किसी और नेबर कंट्री का वो पार्ट है, तो हम उसको शेयर कर देते हैं, हम उस पर रिएक्ट कर देते हैं। लेकिन हमें उसके डीपली उस चीज को एनालाइज करना पड़ता है कि क्या वाकई ये फैक्चुअल इसमें कुछ है कि या फेक है। तो यहाँ पे आपके अंदर ये स्किल्स रहने चाहिए कि आपको ये चीजें देखनी पड़ेगी कि एनालिसिस आपके परफेक्ट है कि नहीं है। ये सारे चैलेंजेस रहते हैं, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं है। जो मुझे आपकी बातों से लगा पूरे अभी तक कि एक पॉलिटिशियन के पास अटेंशन टू डिटेल, कैसे किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उसको समझना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नॉलेज पार्ट और कामनेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मुझे लगता है सबसे लोग एग्रेसिव हो जाते हैं और गाली भी देने लगते हैं, आपने मेरा काम नहीं करा, आपको हमने जिताया, ये है वो है। तो कभी आपको ये फेस करना पड़ा? सर करना पड़ता है लोगों के लिए, तो कई बार तो मैं एक आपको एग्जांपल दूंगा। मेरे साथ हुआ क्या, ठीक है, लोगों का बनता है, उन्होंने वोट दिए हैं तो वो उनका भी डिजर्व करते हैं, वो बोलना बनता है। अभी लास्टली सर्दियों की बात है, विंटर सेशन था, जैन की बात है। मेरे को सुबह 4:30 फोन रिंग करता है। मेरा फोन ऑन ही रहता है, रात को मैं बंद नहीं करता हूँ। तो एक बार रिंग किया, दो बार, तीसरी बार मैंने देखा शायद कोई इंपॉर्टेंट कॉल होगा, कोई बार बार फोन कर, तो मैंने फोन उठाया। तो आगे से एक मैम बोले, कहते राहुल, हमारे घर के बाहर कुत्ता मर गया है, उसको उठाना है। अब मैं सुबह 4:30 बज रहे हैं, मैं सोचू यार। अब मन में आया बात की यार, सुबह 4:30 बजे बोल रहे हैं कि घर के बाहर कुत्ता मर गया, उसको म्युनिसिपैलिटी वाला को बोलो उठाओ। ठीक है, मेरे को सर्दी के दिन है, सबको सोने का रहता है, मेरे मन में कई बार थोड़ा सा ऐसे आया कि नहीं यार, कब फोन कर रहे हैं। लेकिन क्या करना, उनको लोगों ने हमें वोट दिया तो उनका हक बनता है। और बड़े मतलब सारे ऐसे इशू, कभी कई बार रात को 1:30-2 बजे भी कॉल आ जाती है कि यहाँ पे ये इशू हो गया है, ये वार्ड में आओ, मोहल्ले में आओ। तो यहाँ पेशेंस बड़ी रखनी पड़ती है हमें। देखिए पेशेंस नहीं रखेंगे तो लोगों को नाराज नहीं कर सकते हैं। जितना मुझे ऐसा हमारा लगता है कि पॉलिटिशियन भी तो पेशेंस इंसान रखेंगे है। उतना बेस्ट है। बिल्कुल। वो भी इंसान है, उसकी भी कुछ पर्सनल लाइफ है, वो भी बीमार हो सकता है। पर पॉलिटिक्स में आप ये बता नहीं सकते किसी को। ये हम घर में बता सकते हैं, बाहर नहीं बता सकते, तो ना ही बाहर लोग समझते हैं, सच नहीं बताओ तो। समझते। बिल्कुल बिल्कुल। जी। भैया अभी उनको जैसे अपना कि काम चाहिए। वो जी जी वो जो बोल काम जी। कैसे होगा, आप किस पोजीशन में हो, वो मैटर नहीं करता, लेकिन उनको वो काम चाहिए। ठीक है, वो भी उनका भी अपना अपनी तरफ से ठीक है, वो भी अपनी तरफ से ओके है, लेकिन केवल फेस करना, बट इससे पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। अभी इस चीज का कोई इतना हमें वो नहीं, अभी आदत हो गई है इस चीज की। अ, राहुल भैया, बहुत सारे इशू के लेकर आपको एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ता है। क्या कभी कभी वहां पे कुछ चैलेंजेस आए जो बहुत ही अलग हो, कि आपको लगा यार ये सॉल्व भी करना है और अर्जेंट है, और कोलैब कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन में इशू आ रहे हैं, वो काम डिले होता जा रहा है? तो कभी ऐसा हुआ और आपने उस काम को कैसे करवाया हो? देखिए ऐसा होता है, अब एडमिनिस्ट्रेशन भी हर तरीके से, चेयर पे जो बंदा बैठा है वो कैसा उसका माइंड है या किस तरह से बिहेव करेगा, वो तो हर बंदा एक नेचर का नहीं होता। तो कई बारी बड़े सारे काम है, एक बार जाके भी लोगों के काम हो जाते हैं, और कई काम के लिए 10-10 बार जाना पड़ता है। तो वहां पे भी थोड़ा कूल और काम रहना पड़ता है कि भाई ठीक है, बंदा चेयर पे बैठा है, हमें अपना स्टेटस देखना है, उसका भी स्टेटस देखना है। तो ये चैलेंज तो रहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन का डील करना, लोगों के काम करवाना,
और कई बार तो कोई अर्जेंसी की काम होते हैं, ठीक है, ऐसी बात नहीं है, कई बार ऑफिसर बैठा काम कर भी देता है, लेकिन कई बार उनकी भी कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो बड़ी सारी दिक्कत आती है, कई बार तो हमें धरने देने पड़ते हैं कल लोगों को काम करवाने के लिए, भाई प्रोटेस्ट करना पड़ता है, भी काम करवाओ। मेरे को एक चीज समझ आ रही है, एक हम्म। पॉलिटिशियन को सब सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। कुछ भी आए, काम बैठो साधु संत की तरह। जब आपको जरूरत है आप अग्रेसिव बन जाओ, और कभी आपको लग रहा है कि यार अब रात लेट हो रही है, तब भी आपको हेल्प के लिए हमेशा आगे रहना है। तो यही एक पॉलिटिशियन की निशानी है। और यूथ जो देख रहे हैं, अगर आप सच में पॉलिटिक्स में आना चाहते हो, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। नहीं तो इट्स नॉट कि आप यहाँ पे पैसा कमाने आ रहे हो, आपको सर्विस देनी पड़ेगी। और भैया मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन है आपके साथ। जम्मू कश्मीर में इलेक्शन आने वाला है बहुत सालों बाद, अब यूटी में कन्वर्ट है। तो यूथ को क्या सोच समझ के वोट देना चाहिए? आप इसको ना प्लीज अपनी पार्टी को लेके मत दीजिएगा आंसर। आपको ऐसे जेन्युइन एज अ यूथ को क्या देख के उसको किसी भी इस टाइम पॉलिटिशियन को वोट देना चाहिए? देखिए सर, विवेक जी, जैसे आपने बोला कि नॉट बीइंग ए पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव मैं आपसे बात हम्म, करूंगा, हम्म, लेकिन जो एक समय की मांग है, और विशेषकर जो यूथ है वो इस चीज को समझते हैं कि हमारा फ्यूचर किन हाथों में सेफ है। और आप देखिए कि जिस तरह से जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, उसमें जम्मू कश्मीर में जो एक चेंज का काम शुरू किया है। आप देखिए कि पहले जो गवर्नमेंट थी, जिस तरह से लिस्टों में धांधली होती थी, 100 लोगों की लिस्ट निकली है, 90 एक रीजन से लगे, 10 एक रीजन से लग रहे हैं, जहाँ बैकडोर एंट्रीज करना, या फिर टूरिज्म के नाम पे, तो जम्मू कश्मीर में खाली कश्मीर को लोग टूरिज्म के नाम से जानते हैं, लेकिन वो टूरिज्म एक्चुअली वहां पे था नहीं, वहां टेररिज्म था। और बच्चों के हाथ में पत्थर देना, स्कूल बैग में उनके पत्थर डाल के दे देना, कि आपको भाई स्कूल में नहीं जाना, आपको 200 रुपये मिलेगा, आप पत्थर मार के आओ। ठीक है। यूथ को डिस्ट्रैक्ट रखना हमेशा, पॉजिटिव थिंग्स की जगह नेगेटिव थिंग्स रखना। लेकिन जब से प्रेजेंट गवर्नमेंट आई है, तो हमारी गवर्नमेंट ने यूथ के लिए बड़ी सारी अपॉर्चुनिटीज का डोर ओपन की है। स्पेशली आप इंडस्ट्रीज सेक्टर को देख के चलिए कि जम्मू कश्मीर एक सबसे बड़ा, मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडियन इंडिया का सबसे बड़ा जो इंडस्ट्री हब जम्मू कश्मीर में अभी डेवलप होने जा रहा है। तो ये यूथ के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और आप देखिए कि आज की डेट में यूथ क्या चाहता है, कि मेरा मैं कहीं भी जाऊं मेरा टाइम कम लगे। उसी के संदर्भ में आप रोड कनेक्टिविटी देख लीजिए, कि आज की डेट में जो आप कल्पना कर सकते हैं कि आज से 1.5 साल बाद जो रोड कनेक्टिविटी होने वाली है, जो काम चल रहा है, तो हमारा कठुआ से जम्मू जाना केवल 40 to 45 मिनट्स में होगा। हमारा यूथ का टाइम बचेगा। इंडस्ट्री सेटअप होने जा रहे हैं, इतनी इतनी इंटरनेशनल यहाँ पे जो लोग हैं, वो कठुआ में इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं। कौन लगेंगे? हमारा यूथ वहां पे जॉब करेगा। उसके बाद आप देखिए, मैक्सिमम हमारे जो बहनें जिनकी शादी आउट ऑफ जम्मू कश्मीर हो जाती थी, और 370 होने की वजह से उनके जो यहाँ के राइट्स थे, वो राइट्स खत्म हो जाते थे। आज 370 रुटीन हमारी बहनों को वो उसके अपने राइट्स मिले हैं। आप देखिए कि बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी जो 65 की जंग में, या 71 की जंग में, या उससे पहले यहाँ पे आए हैं, 70 70 साल से वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। उनके बच्चे कॉलेज ग्रेजुएट हो रहे हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। और कितनी बदकिस्मती की बात थी कि वो बच्चे जॉब नहीं कर पाते थे। क्यों? उनका यहाँ पे डोमिसाइल या स्टेट पेट नहीं था। लेकिन इस गवर्नमेंट ने उन बच्चों को, हजारों ऐसे बच्चे हैं जिनको नौकरी करने का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जब महाराजा हरि सिंह जी ने, जो हमारे यहाँ पे जिनको सफाई कर्मचारी चारी बोलते हैं, उनको पंजाब से लेके यहाँ पे बसाया, कि आप ठीक है, आप हमारी स्टेट को साफ रखने का, जो जो भी म्यूनसिपैलिटी को साफ रखना है, जहाँ भी जिनकी जरूरत है आप काम करिए। लेकिन वो काम यहाँ से पिछले 50 60 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चे पढ़ नहीं पाते थे। क्यों? उनको डोमिसाइल नहीं दिया था, उनको स्टेट सर्टिफिकेट नहीं दिया। ये भी काम इस गवर्नमेंट किया। तो ये सारे कुल मिला के जितनी भी बातें मैंने कही है, ये यूथ के लिए ही है। और आज की यूथ के अंदर आप देखिए कि इमोशनल अपने देश से, अपने कंट्री से अटैच्ड है। और आप देखिए कि हमें क्या, आप भी इस चीज से फील करते होंगे कि कैसा हमें फील होता था पहले, जब कश्मीर में लाल चौक पे हमारा देश का झंडा जलाया जाता था, तो हमें कैसा फील होता था।
आज हमने जो वोट करना है वो उसी चीज के लिए वोट करना है कि आज आप लाल चौक में चले जाइए, हमारे देश का तिरंगा शान से वहां फहरा रहा है। यही हमारे लिए चेंज है, हमारे लिए यही काफी है कि हमारे देश का तिरंगा वहां पे फहरा रहा है। इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए आप सबका शुक्रिया, स्पेशली राहुल भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इलेक्शन का टाइम चल रहा है, उसके बावजूद आपने अपना इम्पोर्टेंट टाइम हमें दिया। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।